हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का उत्तर प्रदेश की आपकी कोई यूनिवर्सिटी हो, अगर उसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये जो वीडियो है आपको, आपने देख लिया होगा थंबनेल में, 100% वो मकसद प्राप्त कराई देगी। इस वीडियो को पूरा समझने के बाद में आपके जो नंबर हैं बहुत अच्छे आएंगे, गारंटी से अच्छे आएंगे। और जितने भी प्रश्न होंगे पेपर में आज लिख करके रख लो, सबके सब यही प्रश्न होंगे। और इन प्रश्नों के लिए कितने अच्छे से आप लिख पाते हो, क्या कर पाते हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ओके, तो आइए समझाते हैं। और मैं आज जितना भी समझा रहा हूं, इस सबको अगर समझ लिया तो एक बेस का काम करेगा, बेस मजबूत करेगा। यानी एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी। एक इस वीडियो से हम पूरे पेपर के लिए आपको इतनी जानकारी दे देते हैं कि अगर मेरे इन शब्दों को ध्यान में रख करके अगर आपने लिखा तो समझ लीजिएगा कि आपका काम आसानी से हो जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दें आपको, ये 22 और 23 का है। इससे पहले इस वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं हम पहले भी संक्षेप में बता चुके हैं, लेकिन अब हम प्रत्येक प्रश्न के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा के बता रहे हैं, जिससे आप समझ जाओ कि लिखना कैसे है, क्या इनका मकसद है, क्या मतलब होता है। चलिए, सबसे पहला है व्यवसाय किसे कहते हैं। क्या होता है व्यापार? लाभ कमाने के उद्देश्य से मनुष्य द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब उसका व्यवसाय कहलाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान हो कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले, मानवीय हित में किए जाने वाले समस्त कार्यों को हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय दो शब्दों से मिलकर के बना है, व्यय प्लस बसाय। व्यय का मतलब होता है पहले खर्च करना, और बसाय का मतलब होता है बस आय का मतलब व्यय करने के बाद में होने वाली आय जिसमें हो, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। ओके, और साधारण शब्दों में इसी तरह से लिखोगे, लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाने वाले मानवीय हित में समस्त कार्यों को हम व्यवसाय कहते हैं। क्योंकि चोर है, डाकू है, भ्रष्टाचार है, ये भी तो लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं, मानव हित में नहीं है, इसलिए उनको व्यवसाय नहीं कहते हैं। अब व्यवसाय की विशेषताएं, भाई इससे लाभ कमाया जाता है, इसमें धन लगाया जाता है, और इसमें मानवीय हित में कार्य किया जाता है, इसमें क्रय विक्रय भी शामिल है, इसमें पेशा भी शामिल है, तमाम चीज़ें हैं। और जो व्यवसाय है उसका कोई ना कोई नाम होता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। भाई इनके बारे में विस्तार से अगर थ्योरी चाहिए तो हमारे PDF नोट्स हैं, वो आपके लिए लेने होंगे, या आपके पास में जो भी कहीं और पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स हो, किताब हो, फिर वहाँ से देख लेना होगा, यहाँ से एक बेस मिल जाएगा। अब व्यवसाय के उद्देश्य, भाई जाहिर सी बात है कि बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। मानव सेवा का उद्देश्य होता है, लाभ कमाने का उद्देश्य होता है, अधिकतम संतुष्टि का उद्देश्य होता है, इनकम करने का उद्देश्य होता है। तो इस तरह से अब व्यवसाय की प्रकृति अगर लिखने के लिए आ जाए तो प्रकृति के बारे में, व्यवसाय जो होता है वो कला और विज्ञान दोनों होता है। व्यवसाय कला इसलिए है क्योंकि किसी भी कार्य को कैसे किया जाए ये कला सिखाती है। ओके, तो इसलिए व्यवसाय में भी कैसे करके व्यापार किया जाए ये निर्धारित किया जाता है, इसलिए जो व्यवसाय है वो कला है। और विज्ञान क्यों है? विज्ञान का मतलब होता है जिसमें निश्चित नियम हो, निश्चित सिद्धांत हो और निश्चित परिणाम हो। सेम उसी प्रकार से व्यापार में भी होता है। अगर आप सही से व्यापार करते हो, धन इन्वेस्ट करते हो, तो 100% लाभ होता है। निश्चित नियमों को पालन करके तभी व्यापार किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं व्यवसाय की जो प्रकृति है वो कला और विज्ञान दोनों है। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से लगभग में 5 से 6 पेज में लिखना होगा। ओके, अब 5 से 6 पेज में लिखने के लिए जो बुक्स होती हैं उनमें जो थ्योरी है बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि किसी टीचर से, जहां आप पढ़ रहे हो, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, वहां से थोड़ी हेल्प ले लीजिए। और कहीं अगर हेल्प ना मिले तो ऑफिस का नंबर हमारे 9719811101, ठीक, यहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। ठीक, अगला है यहां पर व्यवसाय संगठन का अर्थ लिखते हुए इसके उद्देश्यों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। व्यवसाय संगठन किसे कहते हैं? व्यापार को चलाने के लिए जो जो जरूरतें होती हैं उन सबको इकट्ठा करना हमारा क्या कहलाता है? व्यवसाय का संगठन कहलाता है। जैसे ये 5 फिंगर्स हैं, इनको अगर इकट्ठा कर दोगे तो ये संगठित हो गई, इसका मतलब है संगठन हो गया। तो संगठन का सीधा सीधा मतलब होता है सबका एकत्रीकरण होना। अब इसके क्या उद्देश्य होते हैं और कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये जो उद्देश्य बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि व्यापार सफलतापूर्वक चलता रहे और उसमें कोई रुकावट ना आए। ओके, कम से कम 10-10, 15-15 हेडिंग्स इन सबके मध्य में आपको लिखनी ही पड़ेंगी। ठीक, तभी कम से कम 6-6, 7-7 पेज आप लिख पाओगे।
अगला है व्यवसाय संगठन के कौन कौन से प्रारूप हैं। प्रारूप का मतलब है रूप कौन कौन से हैं। तो भैया सबसे पहला जो प्रारूप है वो एकाकी व्यापार का है। उससे अगला जो है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का है, जिसे HUF कहते हैं। फिर साझेदारी व्यापार का है, एकाकी व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, फिर साझेदारी व्यापार, फिर कंपनी व्यापार। और बहुत से जो टीचर हैं वो सहकारी संगठन को भी यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशंस को भी यहाँ पर बताते हैं, तो वो भी है यहाँ पर। ठीक है, अब एकाकी व्यापार यानी एक व्यक्ति के व्यापार का विस्तार से वर्णन करना है। ओके, तो ये सारी वीडियोस भी इनके हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से आप देख लीजिए, सब मिल जाएगा। अगला है संयुक्त पूंजी कंपनी। देखो ये संयुक्त पूंजी जरूरी नहीं है शब्द लिख के आए, कंपनी से आप क्या समझते हो अगर ये लिख करके आता है, या संयुक्त पूंजी कंपनी से आप क्या समझते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। वैसे मैं बता दूं, संयुक्त पूंजी बहुत कम लिख के आता, सीधे आता कंपनी से आप क्या समझते हो। कंपनी की विशेषताएं लिखते हुए एक सार्वजनिक कंपनी तथा निजी कंपनी में अंतर लिखिए। तो भैया कंपनी क्या है, कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। यानी कंपनी एक ऐसी संस्था होती है जिसका निर्माण कानून द्वारा होता है, समापन भी कानून द्वारा होता है, और इसका सीधा सा मकसद होता है कि कई सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं और उनका उद्देश्य होता है व्यापार करना, और एक बड़े स्तर का व्यापार करना। तो बड़े स्तर के व्यापार करने के लिए वो इकट्ठे होते हैं और एक किसी नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, और इसके बाद में वो अपना व्यापार प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे व्यापार को हम कौन सा व्यापार कहते हैं, कंपनी व्यापार कहते हैं। अब कंपनी की विशेषताएं लिखते हुए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कम से कम 12-14 मेरे चैनल पे आपके लिए मिलेंगी। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर भी हम झलक बता दें कि कंपनी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। कंपनी एक कानून द्वारा निर्मित संस्था है, लाभ कमाने वाली संस्था है, सामाजिक हित में कार्य करने वाली संस्था है, अधिक रोजगार देती है, उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण प्रयोग करती है, भारत देश के जितने भी संसाधन हैं उनका प्रयोग करती है। अगला ब्रांडेड वस्तुएं उपलब्ध कराती है। ओके, और रोजगार, समाज के लिए रोजगार देती है, देश का आर्थिक विकास करती है, यानी कंपनियों पर टैक्स लगता है इसलिए देश का क्या होता है, आर्थिक विकास भी होता है। तो इस तरह से कम 14 से 15 हेडिंग्स आप लिख करके आइएगा, और फिर देखिए जैसा मैं बता रहा हूं यही सब करना है, और फिर देखिए नंबर कितने अच्छे आते हैं। ऐसा मत करिए कि खुद पढ़ पाओ या खुदा, ठीक, तो नंबर अच्छे नहीं हो। बहुत से बच्चे कहते हैं बना बना के लिख देंगे, वो जमाने गए, ठीक, तो बने बनाए ही नंबर मिलेंगे आपके लिए। और आप टू द पॉइंट लिखिए, अच्छा लिखिए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, अच्छा, एक सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर लिखिए। सार्वजनिक कंपनी का मतलब सरकारी से बिल्कुल नहीं होता है। सार्वजनिक कंपनी का मतलब है कि भारत देश में रहने वाला कोई व्यक्ति इसके शेयर परचेज कर सकता है, इस कंपनी में अपनी एंट्री कर सकता है, इस कंपनी की देखरेख कर सकता है। ओके, और निजी कंपनी का मतलब सीधा सा ये होता है कि किसी व्यक्ति विशेष की कंपनी होती है, इसमें सदस्यों की जो संख्या है वो भी निर्धारित होती है, जो पूंजी लगी हुई होती है वो किसी निजी व्यक्ति की लगी हुई होती है। तो ऐसी कंपनी को हम निजी कंपनी कहते हैं। क्योंकि यहां पर तो शॉर्ट में ही बताया जाएगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे संयंत्र अभिन्यास, प्लांट लेआउट, इसको प्रभावित करने वाले घटकों, उद्देश्यों व प्रकारों के लिए लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये प्रश्न अगर आप सॉल्व करके आए तो इसमें नंबरिंग भी बहुत अच्छी मिलेगी। देखो, प्लांट संयंत्र अभिन्यास का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में प्लांट को कहां पर सेट किया जाए। ठीक, मान लीजिएगा इतनी जगह पे इन मशीनों को लगाया जाए। बस यहां पर क्यों लगाया जाए, क्योंकि यहां से एंट्री है, यहां पर हमारा गोडाउन है बना हुआ, यहां पर आवास है लोगों के, ठीक है, यहां पर मान लीजिएगा और स्टैंड वगैरह है, यहां पर कच्ची सामग्री लगी हुई है। तो यहां से मतलब है कि आराम से सामग्री यहां जाए, तैयार माल हो यहां पर, यहां से ये बिक्री घर के लिए निकल जाए, और ये आउट है, मतलब बाहर जाने का भी यहां पर रास्ता है। तो कुल मिलाकर के कहां पर संयंत्र को स्थापित किया जाए जिससे कच्ची सामग्री भी पास में मिलती रहे, मशीनें भी ऐसे लगाई जाए कि दुर्घटनाएं ना हो, इसी के लिए हम क्या कहते हैं, संयंत्र अभिन्यास कहते हैं। अब इसको प्रभावित करने वाले घटक, भाई किस प्रकार का उत्पादन कर रहे हैं, कितनी मशीनी कर रहे हैं, कितनी मशीनें लगा रहे हो, कितने स्थान घेरने वाली मशीनें हैं, मशीनों की सुरक्षा कैसे रहेगी, और किस तरह से कर्मचारी वर्क करेंगे, ये सारे इसको प्रभावित करने वाले घटक हैं। और उद्देश्य एक ही है कि बिना दुर्घटना के मशीन चलती रहे। एक का मतलब यहां पर मेन उद्देश्य एक है, वैसे तो हेडिंग्स तो हमारे यहां 10, 12, 15 मिलेंगी। और प्रकार देखेंगे तो रेखीय है, सामूहिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है व्यावसायिक इकाई किसे कहते हैं। अरे, व्यापार करने वाली संस्था जो कि स्वयं में स्वतंत्र होती है उसे व्यावसायिक इकाई कहते हैं। इकाई का मतलब होता है जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, ओके, उसे इकाई कहते हैं। तो यहां पर सीधा सा मतलब व्यावसायिक इकाई का है कि वह व्यापार जो स्वयं में स्वतंत्र है और बिजनेस कर रहा है उसे हम व्यावसायिक इकाई कहते हैं। और
यहाँ पर व्यावसायिक इकाई का आकार निर्धारित करने वाले घटकों का वर्णन करते हुए व्यवसाय का अनुकूलतम आकार समझाइए। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये आपको समझा दूं कि व्यवसायिक इकाई का मतलब तो व्यापार करने वाली संस्था हो गई। अब उसका आकार का मतलब यहाँ पर सीधा सा ये है कि वो कितना पूंजी लगाए, कितने स्थान में रहे, जिससे कि लोग देखें और कहें कि हाँ भाई व्यापार चल रहा है। ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए, यानी मीडियम होना चाहिए। इसी को कहते हैं अनुकूलतम आकार। अब इसको निर्धारित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको हमारे पीडीएफ से ही मिलेगा। आगे है व्यावसायिक संयोजन क्या होता है। जब दो या दो से अधिक व्यापारों को आपस में जोड़ा जाता है उसे हम व्यावसायिक संयोजन कहते हैं। ये संयोजन इसलिए होता है जिससे आपस की जो प्रतिस्पर्धा है, बहस है, वो घट जाए। जैसे आपने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर यानी इंडिया में वोडाफोन और आइडिया दोनों मिलाकर के एक हो गए हैं, ठीक। तो वो व्यावसायिक संयोजन है। क्या होता था, दोनों को खर्चा नहीं निकल रहा था, दोनों को कर्मचारियों को वेतन देना हो रहा था, अलग अलग उनकी मशीनें लगी हुई थी, दोनों ने कहा चलिए अब मिलकर के हम बिजनेस करते हैं। तो यही है व्यवसाय का संयोजन। अब इसके क्या कारण होते हैं, प्रतिस्पर्धा हो सकती है, कोई व्यापार डूब रहा हो, ये हो सकता है, एक व्यापार को दूसरे की बहुत बड़ी आवश्यकता हो, ये सब हो सकता है। ओके, अब व्यावसायिक संयोजन के प्रकार कौन से हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लेना। अब इसका जैसे हीरो कंपनी है, वो मोटरसाइकिल तो बनाती है लेकिन टायर ट्यूब नहीं बनाती है, तो वो किसी ऐसी कंपनी जो टायर ट्यूब बनाती है उसको अपने साथ में लगा ले और उसके हिस्से का लाभ उसे देने लगे और अपने हिस्से का अपने आप लेने लगे, तो इसी को हम व्यावसायिक संयोजन कहते हैं। यानी व्यावसायिक संयोजन का सीधा सा मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यापारों को आपस में जोड़ना, ठीक है। अगला है साझेदारी का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य तथा लाभों का वर्णन करते हुए प्रकारों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पार्टनरशिप पे बहुत अच्छी सी वीडियोस बनी हुई है, वहां से पूरा देख लीजिएगा। व्यवसाय की इकाई का स्थापना करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, और ये तो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है प्रश्न। व्यवसाय की इकाई की स्थापना, ये शॉर्ट वाले आ गए, ये लॉन्ग में थे। लॉन्ग में मैंने 8 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से 5 अच्छे आपके पेपर में आते हैं, तो इन्हीं में से होगा। अथवा वाले भी आपको सब इन्हीं में से मिलेंगे, ये विश्वास करके आप जाना, ठीक। एक आध शॉर्ट वाला हो सकता है लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए। और आइए, व्यवसाय की इकाई की स्थापना में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, हमारी रुचि कौन सी है, कितनी पूंजी लगेगी, अच्छा स्थान कौन सा है, किस में व्यापार करें, उसके ग्राहक भी हैं या नहीं हैं। इसी तरह से कम 14 से 15 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। पेशा का अर्थ लिखो, जब किसी विशेष ज्ञान के आधार पर दूसरे के लिए सेवा प्रदान की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पेशा कहते हैं। जैसे टीचर है, डॉक्टर है, लायर है, ठीक है, ये सब सेवा पेशावर व्यक्ति होते हैं। व्यवसाय कला और विज्ञान होना, ये प्रकृति स्पष्ट कीजिए। तो भैया ये मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी बता रहा हूं कि व्यापार कला और विज्ञान दोनों है। क्यों है, ये हमारे चैनल पे वीडियो भी अपलोड है और संक्षेप में यहां पर भी बता दूं। किसी कार्य को कैसे करें ये हमें कला सिखाती है, और जिसमें निश्चित नियम, कानून, कायदे, सिद्धांतों का पालन हो उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो व्यापार में ये दोनों गुण पाए जाते हैं, इसलिए व्यापार कला और विज्ञान दोनों। साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, वह प्रपत्र, वह मूल डॉक्यूमेंट जिस पर साझेदारी की समस्त नियम व शर्तें लिखी हुई होती हैं उसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं। और फर्म के समापन की जो विधियां हैं वो होता है ऐच्छिक समापन, समयानुसार समापन, न्यायालय द्वारा समापन और लेनदारों द्वारा समापन। 4 प्रकार हैं फर्म के समापन के, जो आपकी बुक में हो सकता है ना मिले। आदर्श साझेदारी के गुण, अरे जो जिसमें सारी अच्छाइयां हो उसे हम क्या कहेंगे, आदर्श साझेदारी कहेंगे। जैसे उचित व्यापार हो, आपसी तालमेल हो, पूंजी अच्छी लगी हुई हो, ठीक है, और साझेदारों की संख्या सीमित हो, ठीक, और लाभ का बंटवारा एक समान हो रहा हो। तो ऐसे जिसमें गुण होते हैं उसे हम आदर्श साझेदारी कहते हैं। चलिए, सहकारी संगठन, सहकारी का मतलब होता है सरकारी से नहीं, सहायता करने वाले संगठन से। इनको ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि बहुत सारे लोग साथ साथ में मिलकर के और कार्य करते हैं और अपना अपना मुनाफा बाद में बांट लेते हैं। इनको हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है और उसके बाद में फिर लाभ कमाना होता है। एक व्यक्ति कंपनी की विशेषता है भाई, इसमें इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं तो बुक करीब 12 से 14 हैं। तो एक व्यक्ति का सीधा सा उद्देश्य ये होता है कि कंपनी अधिनियम 2013 से पहले एक व्यक्ति कंपनी का समामेलन नहीं कर पाता था, लेकिन अब एक व्यक्ति चाहे तो वो अपनी कंपनी का समामेलन करा सकता है और एक कंपनी को चला सकता है। अब इसकी क्या विशेषताएं होंगी, एक व्यक्ति कंपनी के समामेलन में जो पूंजी की मात्रा होती है वो एक व्यक्ति की ही होती है, ठीक है, यानी उसके द्वारा ही पूरा लगाया जाता है। संचालक भी एक हो सकता है,
ओके, और उसके द्वारा वैध बिजनेस हो सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन वो स्वयं करा सकता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। संयंत्र का उचित स्थान निर्धारण का मतलब है कि संयंत्र को कहां पर लगाया जाए, यही संयंत्र का उचित स्थान निर्धारण कराता है, जहां से प्लांट के लिए कच्ची सामग्री भी मिलती रहे और तैयार माल आसानी से निकलता रहे और कहीं पर कोई दुर्घटना भी ना हो, और मशीनों की अगर हमको सर्विस करानी हो, मरम्मत करानी हो, रिपेयर करानी हो तो उनकी भी आसानी से हो सके। तो ऐसे स्थान का निर्धारण जिससे कि फैक्ट्री में कहीं पर कोई खराबी ना आए है, उसे हम उचित स्थान का निर्धारण कहते हैं। विवेकीकरण का मतलब होता है कि व्यापार में अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना, और इसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा तो बहुत है, एक व्यापार दूसरे व्यापार से बहुत ज़्यादा बहस रखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे निपटा जाए उन सब चीज़ों से, तो अपनी बुद्धि और विवेक लगाना यही विवेकीकरण कहलाता है। तो ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है। तो यहाँ पर मैंने एक बेस बताया है, इनकी बहुत अच्छी अगर तैयारी करनी है तो आपको भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी टीचर की हेल्प लेनी होगी। हाँ, ये एक बात निश्चित है, जो बच्चे डरते हैं मेरी बैक ना आ जाए, मैं पास हो जाऊँ, ऐसे कमेंट करते हैं, मेरे चैनल पे आने के बाद में आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है, बस आप 3 घंटे तक अपनी कलम ना रोकें। ओके, तो कैसा लगा ये, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।